तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे इग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की या आप किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। वीडियो में हम आपको 1991 के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप बच्चों के लिए, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारी लिबरलाइज्ड पॉलिसी है उसी का एक पार्ट हो सकता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्योंकि और भी कई तरीके के रिफॉर्म्स हुए थे, उसमें से इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी एक पार्ट था। तो 1991 की ये जो पॉलिसी है ये 24 जुलाई 1991 को एक तरीके से लागू की गई थी। और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो 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 एफिशिएंसी है इकोनॉमी की वो इंक्रीज़ करना, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट देना। तो बच्चों एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो हमारी पॉलिसी रही है 1956 की या उसके बाद की जो पॉलिसी रही है वो सारी की सारी एक तरीके से प्रोटेक्टेड पॉलिसी रही है, जिसमें बेसिकली जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उनको प्रोटेक्टेड करना रहा फ्रॉम दी फॉरेन कंपटीशन। इसके अलावा भी बच्चों कई तरीके के ऐसे जो प्रिकॉशंस थे जो गवर्नमेंट ने लिए थे, खासतौर पे हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर की जो इनएफिशिएंसी है वो सबसे बड़ी वजह रही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने के लिए, और भी कई सारी वजह रही। तो यहाँ पर हम आपको कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लेकर आए। तो सबसे पहला पॉइंट बच्चों जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे वो है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें कई सारे ऐसे उद्योग थे जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया था, जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती थी अगर आपको चलाना है। ठीक है, बाकी 1991 की पॉलिसी में केवल 6 ऐसी इंडस्ट्री रह गई जिसमें लिकर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्री को अब केवल 6 इंडस्ट्री को लाइसेंस की जरूरत थी, बाकी की सभी इंडस्ट्री से लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से भी 2006 में ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल को मतलब एक तरीके से हटा दिया गया कि अब उनके लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो प्रेजेंटली अब इंडिया में केवल 4 ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लाइसेंस लेना कंपलसरी है। ड्रग्स को और जो हमारी लिकर है, सॉरी ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल है, इन दो को हटा, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हटा दिया गया इस पूरे के पूरे प्रोसेस में से। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो भी रिड्यूस किया गया। बच्चों आपको पता होगा 1956 की पॉलिसी में कई ऐसे, बल्कि 1948 में भी कई ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको गवर्नमेंट के द्वारा अपने पास रखा गया, खासतौर पे कोर इंडस्ट्री को। अब 5 ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको छोड़कर बाकी के सभी को पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया गया। तो वो 5 इंडस्ट्री कौन सी थी? आर्म एंड एल्यूमिनियम्स, ऑटोनॉमिक एनर्जी, मिनरल ऑयल्स, रेल ट्रांसपोर्ट एंड माइनिंग। ठीक है, इसके अलावा बच्चों प्रेजेंटली केवल 2 ही ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल करती है, जिस पर प्राइवेट सेक्टर आना बिल्कुल अलाउ नहीं है। इसमें रेलवे ऑपरेशंस, ठीक है, और ऑटोनॉमिक एनर्जी। बच्चों आपने हाल ही में देखा होगा कि रेलवे के ऑपरेशन को भी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। ठीक है, अगर आपने तेजस ट्रेन है जिसको कि प्राइवेट, मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल के रूप में जिसे प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो इसको रन करती हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे सेक्टर से प्राइवेट, अपना गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ खींच रही है और प्राइवेट सेक्टर को पूरा का पूरा जो बिज़नेस करने के लिए दे रही है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ही पूरे के पूरे मार्केट को अब चलाएंगे। इसके अलावा बच्चों देखिए, आपको पता होगा, तीसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। इसका आपको पता होगा बच्चों, हमने इससे पुरानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बताया हुआ है आपको कि गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कई सारी ऐसी गुड्स थी जिनको प्रोटेक्टेड करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दे दिया। लेकिन ऐसा देखा गया कि वहाँ पे एफिशिएंसी की सख्त कमी थी, ना वो कंपेटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे थे। तो इसको बच्चों धीरे धीरे 1991 से इसको आप कह सकते हो कि जो रिजर्व कैटेगरी में गुड्स थे उनको कम करना शुरू कर दिया गया। 2008 में ऐसे केवल 35 आइटम हैं बचे जिनको केवल और केवल एक्सक्लूसिवली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाकी के सभी को ओपन मार्केट में, मतलब एक तरीके से लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए भी ओपन कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो ये 3 पॉइंट आपके लिए समझ में आ गए होंगे। चौथा बच्चों, फ्री ऑन मार्केट फोर्सेस। तो बच्चों जैसे हर चीज़ की गुड्स है उसकी जो डिमांड एंड सप्लाई के प्राइस डिसाइड करते हैं, उसी तरीके से बच्चों सारी की सारी चीज़ें
मार्केट पे छोड़ दी गई, यानी कि आप किस टेक्नोलॉजी खरीदोगे, कितनी मात्रा में टेक्नोलॉजी खरीदोगे, कि कितना इंपोर्ट करोगे, ये सब एक कंपनी जो है वो ओन फैसला ले सकती है, खुद अपने डिमांड पर, अपनी सप्लाई पर फैसला ले सकती है। यानी कि सारा का सारा जो इकोनॉमी है उस पर गवर्नमेंट ने अपने सभी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया 1991 की पॉलिसी के बाद, और सारा का सारा जो इकोनॉमी है वो फ्री हैंड को दे दिया गया। यानी कि अब जो भी है वो सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई के प्राइसेस डिसाइड करते हैं। अब आप देखिए ऑयल एंड पेट्रोलियम पहले गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी प्राइसेस, अब वो भी डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है पूरे के पूरे सेक्टर में मार्केट फोर्सेस के बेस पर ही छोड़ दिया है। इसके अलावा बच्चों लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1991 की पॉलिसी में 47% जो है वो जो फॉरेन एफडीआई है वो करने की इजाज़त दी गई। इसके अलावा बच्चों कई सेक्टर में 51 तक अलाउ कर दिया गया। खासतौर पे ये वो सेक्टर है जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बच्चों कई ऐसे सेक्टर में जो 74 तक अलाउ कर दिया गया अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। और आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने 100% तक एफडीआई अलाउ कर दिया, यानी कि कोई विदेशी कंपनी 100% तरीके से अपना मैनेजमेंट के थ्रू, अपने कैपिटल के थ्रू भारत में अपना उद्योग स्थापित कर सकती है। तो ये हमारी फॉरेन कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है बच्चों, क्योंकि पुरानी जो पॉलिसी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहा। हमने कोशिश की कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन जो इन्वेस्ट अमाउंट है वो हमारे थ्रू पोर्टफोलियो के थ्रू तो आए, पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ना आए। लेकिन 1991 के बाद इस पॉलिसी में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। इसके अलावा बच्चों कई सारी ऐसी कंपनी थी जिनको ऑटोनॉमी की ज़रूरत थी, ऑटोनॉमी दी गई। छठा पॉइंट हम बात कर रहे हैं बच्चों, और ख़ासतौर पे उन पब्लिक सेक्टर को जो अच्छा परफॉर्म करती हैं। आपने नवरत्न, बेनी रत्न के नाम सुने होंगे, यानी कि ये वो सेक्टर हैं जिनको जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में है लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो अच्छा परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स हैं उनको ऑटोनॉमी दी गई, अकाउंटेबिलिटी उनकी बढ़ाई गई, यानी कि जो गवर्नमेंट का प्रेशर होता है इन कंपनियों पर उनको हटाया गया। तो इस तरीके से बच्चों कई सारे रिफॉर्म हमने शुरू किए, यानी कि अब वो फैसले मैनेजमेंट से रिलेटेड फैसले खुद ले सकते हैं बिना गवर्नमेंट के इंटरफेयर के, जिनको आप पीएसयू बोलते हो बच्चों। इसके अलावा बच्चों फॉरेन टेक्नोलॉजी अप्रूव की गई, यानी कि आप फॉरेन लोगों से कई सारे एग्रीमेंट हुए फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारी है। इसके अलावा बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद होना चाहिए, एमआरटीपी एक्ट। तो इस एमआरटीपी एक्ट में क्या हुआ करता था, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव एक तरीके से प्रैक्टिस में एक्ट था ये, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हुआ करता था बच्चों कि अगर किसी भी कंपनी को 100 करोड़ जिसकी कैपिटल से ज़्यादा टोटल इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको पहले मोनोपोली कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती थी, एमआरटीपी कमीशन से परमिशन लेनी पड़ती थी। 1991 के बाद जो एमआरटीपी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इस एमआरटीपी एक्ट को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। अब परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब किसी भी नई कंपनी को अगर उसको अपना एक्सपेंशन करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो एमआरटीपी कमीशन से जो परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल हुआ करता था, बहुत डिफिकल्ट होता था इंडिया में बिजनेस करना, ठीक है, वो सब हटाया गया। इसके अलावा बच्चों 2002 में कंपटीशन एक्ट लागू किया गया। तो बच्चों कंपटीशन एक्ट और एमआरटीपी एक्ट के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के समझाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो डिसइन्वेस्टमेंट है पब्लिक सेक्टर के वो शुरू किए गए, यानी कि जो भी पब्लिक सेक्टर है अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट के लिए लॉस है, बर्डन बना हुआ है, सिक है, तो उसको उसकी एफिशिएंसी के लिए, उसको कम्पिटिटिव माहौल में लाने के लिए गवर्नमेंट ने उसकी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे काम करना शुरू किया बच्चों, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं बच्चों जो आपको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इसमें जितने भी प्रेशर थे, यानी कि जो मार्केट के ऊपर जो लगे हुए बैरियर्स थे, उन सबको हटा दिया गया और बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि वो सभी इंडस्ट्री में आए, कम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करें और एफिशिएंसी के थ्रू उत्पादन कर सकें। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा का सारा जो वीडियो के थ्रू मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो